देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.6 में सबसे पहले हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशंस हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन गिवन है, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहले भी हम लोग यहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इन सब मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशंस गिवन होती हैं। जैसे टू अननोन्स हैं एक्स और वाई, तो टू इक्वेशंस हमें गिवन है। इसी तरीके से अगर थ्री अननोन्स होंगे तो आपको थ्री इक्वेशंस गिवन होंगी, जैसे a1 x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें थ्री इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री अननोन्स हैं x y एंड z, तो इसलिए इक्वेशन भी कितनी है, थ्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो देखिए। जो भी इक्वेशन हमें गिवन है सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें इन्हें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहली जो मैट्रिक्स होगी इसमें हम लिखेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट। ठीक है, पहले एक्स के कोफिशिएंट आएंगे a1 a2, फिर वाई के कोफिशिएंट आएंगे b1 b2। ठीक है, इसके बाद फिर एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे अननोन्स, दिस इज एक्स एंड वाई इक्वल में। इक्वल में फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म c1 c2। ठीक है, इसी तरीके से अगर थ्री इक्वेशंस गिवन है ऐसे ही थ्री इक्वेशंस में करना है आपको। ठीक है, पहली मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स के कोफिशिएंट a1 a2 a3, वाई के कोफिशिएंट b1 b2 b3। ठीक है, एंड जेड के कोफिशिएंट c1 c2 एंड c3। ठीक है, उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें आप लिखेंगे अननोन्स एक्स वाई जेड एंड इक्वल में फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म है d1 d2 एंड d3। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होगा इसके। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम ए ऐड करेंगे, ए। सेकंड मैट्रिक्स को x, जो अननोन्स की मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स है, उसे b। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ये हमने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन थी उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ax इज इक्वल टू b में। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे होगा बेटा, तो इसके लिए a को उस साइड ले जाके a का इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। अगर a का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तब हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन मिले। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, थ्री केसेस होते हैं। ठीक है, थ्री केसेस होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। कौन कौन से थ्री केसेस होते हैं वो हम बता रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है बेटा यहाँ पर, कि यहाँ पर जो ए है, ठीक है ना, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए does not equals to zero. If determinant of A does not equals to zero, then system of linear equations are consistent. Then system of linear equations are consistent.
consistent, ठीक है, and it has unique solution, and it has unique solution, unique solution, क्लियर बेटा? तो if determinant of A does not equals to 0, then system of linear equations are consistent and it has unique solution, clear? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वह उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? ठीक है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही यूनिक सॉल्यूशन आएगा एक्स और वाई का, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड केस क्या बनेगा यहाँ पर? सेकंड केस में हो जाएगा कि मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए 0 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तब आपको क्या करना है? तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। और अगर इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स नहीं आई, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाएगा तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। और अगर इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स नहीं आती है देन इसका मतलब होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, inconsistent system of linear equation and it has no solution, क्लियर बेटा? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रही है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसे हम नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड केस आएगा, ठीक है। थर्ड केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ये भी 0 मैट्रिक्स आ रहा है। अगर दोनों वैल्यू 0 मैट्रिक्स हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों केस पॉसिबल है बेटा, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, मे और मे नॉट, ठीक है। यानी कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि ये केस जो है कंफर्म केस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यानी इन कंसिस्टेंसी होगी तो देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इनकंसिस्टेंसी में तो एक ही केस होता है नो सॉल्यूशन का, और कोई केस होता ही नहीं है बेटा, ठीक है, इसमें तो केवल नो ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है तो उस केस में क्या होगा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, डाउटफुल केस हो जाएगा यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंसी भी। बट अगर कंसिस्टेंसी होगी तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो फिर नो सॉल्यूशन होता ही है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है नो सॉल्यूशन। बस कंसिस्टेंसी में दो केस हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है तब
यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मे बी पॉसिबल, ठीक है, कंफर्म तो नहीं कह सकते बट मे बी पॉसिबल। क्लियर बेटा? तो ये कुछ केस थे जो हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में डिस्कस करने थे, ठीक है, कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा, मैट्रिक्स से हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 to 6। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है सब में आपको कंसिस्टेंसी एग्जामाइन करनी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, इसका पता लगाना है हमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटा, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3। तो सबसे पहले आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करो बेटा? पहली मैट्रिक्स में x और y के कोफिशिएंट लिखो 1 2, y के कोफिशिएंट 2 3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बेटा? x y और उसके बाद कांस्टेंट टर्म 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये 1 2 2 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना आ गया? -1। दिस इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। और अभी मैंने क्या बताया था, ये देखो, इफ डिटर्मिनेंट ए does not equals to 0, if determinant a does not equals to 0, then system of linear equation are consistent and it has unique solution। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर केवल कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पूछा था, इसलिए हमने बता दिया कि यहाँ पर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं करना है, केवल चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, बस ये चेक करना था हमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, इसमें भी आपको पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर चेक करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, देखिए x के कोफिशिएंट 2 1, y के कोफिशिएंट -1 1, उसके बाद यहाँ पर x y एंड कांस्टेंट टर्म 5 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई ए एक्स इज इक्वल टू बी में। तो इसमें ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 1 -1 1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 3 आ गया, दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, इसमें भी आपको इसी तरह से चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग खुद करिएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 3 अननोन्स हैं, इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन है ax प्लस ay प्लस az 2az 2az इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं, तो इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या बन रही है बेटा? x के कोफिशिएंट 1 2 a, y के कोफिशिएंट 1 3 a, z के कोफिशिएंट 1 2 2 a। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर x y z आ जाएगा, x y z और इक्वल में यहाँ पर 1 2 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये a हो गया, x b इज इक्वल टू बी,
ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालो ए का, तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो ए को, वैल्यू लिखो ये 1 2 ए 1 3 ए 1 2 2 ए इक्वल में एक्सपेंड कर दो विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो बेटा 1 1 वाली रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 ए, 2 का ए में 2 ए, ठीक है, फिर -1, फिर सेकंड कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो बेटा, 2 ए का 2 में 2 2 जा 4 ए का 2 में 2 ए, फिर +1, फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ए का 2 में 2 ए और ए का 3 में मल्टीप्लाई 3 ए माइनस, सॉल्व करो कितना आ रहा है बेटा, 6 ए में से 2 ए माइनस हुआ 4 ए, 4 ए में से 2 ए माइनस हुआ 2 ए और 2 ए में से 3 ए माइनस हुआ माइनस ए, तो ये देखिए 4 ए और माइनस का 3 ए, 4 ए में से 3 ए माइनस हो गया तो ये ए बचा बेटा। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए जीरो कब होगा, जब ए जीरो होगा, ए तो अननोन है, ए भी अननोन है, ए की वैल्यू भी हमें नहीं पता, ठीक है, तो अगर ए जीरो है तो डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा, और अगर ए जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट ए भी जीरो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ a डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर a जीरो नहीं है देन इस केस में डिटर्मिनेंट a भी जीरो नहीं होगा, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जीरो नहीं आ रही। लेकिन इसके बाद एक और केस बनेगा बेटा, केस सेकंड, इफ a इज इक्वल टू जीरो, अगर a जीरो है देन डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा, तब डिटर्मिनेंट ए भी जीरो हो जाएगा। हमने क्या बताया, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ रहा है तब हमें निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू, तो पहले अब हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तो पहले ए लिख लो बेटा, ए कितना हो जाएगा, जरा ए की वैल्यू जीरो रख दी तो ए कितना हो गया, देखो ये थर्ड वाली जो रो है वो पूरी जीरो हो जाएगी, तो 1 2 0 1 3 0 1 2 0, ठीक है, थर्ड वाली पूरी रो जीरो हो गई क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या रख दी है, जीरो हो गई। अब इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए बेटा, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये देखो इसके कोफैक्टर निकलेंगे, पहले a11, ठीक है, a11 निकालो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। फिर a12 निकालो, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी जीरो हो जाएगा बेटा। फिर a13 निकालो, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये भी जीरो आ रहा है। फिर a21 निकालो बेटा, 21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो बेटा, जीरो। 22 निकालो, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये भी जीरो आ रहा है। 23 निकालो बेटा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी जीरो आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर निकालो अब 3 1, ठीक है, 3 1, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, 2 -3 है ना, और ये प्लस का आएगा 2 -3, 2 -3 तो वैल्यू क्या आ गई, -1। अब a32 ये बेटा माइनस का आएगा, तो देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम को, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 -2 ये जीरो हो गया बेटा। इसके बाद a33 ये फिर प्लस का आएगा बेटा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो 3 -2 ये वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो फाइनली इसे मैट्रिक्स में लिख लो बेटा सभी को, ठीक है, इन सबको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, तो C एक मैट्रिक्स बन जाएगी कोफैक्टर्स की, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल के हम लोग एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, सी इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32
A33, ठीक है। तो C इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए सबकी, ठीक है, सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए ये तो सब जीरो ही आए थे शुरू में, तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर ये -1 आया था, ये 0 और ये +1, ठीक है। ये C की वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट A क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज करो, 0 0 0 0 0 0 -1 0 1, तो ये आ गया C डैश, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A इंटू बी की वैल्यू। एडजॉइंट A इंटू बी निकालो बेटा, एडजॉइंट A लिख दो, कितना आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 -1 0 1, और उसके बाद B की वैल्यू लिख लो बेटा, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ठीक है। तो B निकलेंगे यहाँ से 1 2 4, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 4, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो बेटा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो कितना आ रहा है ये 0 0 -4 बचेगा। फिर फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में पूरा 0 हो जाएगा। सेकंड थर्ड रो का करो, थर्ड रो का करोगे, पहला 0 दूसरा 0 और 4 बन जा 4, फिर ये 4 आ जाएगा। तो ये बेटा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एडजॉइंट A इंटू बी की जो वैल्यू है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि इफ A इज इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट A तो 0 है, एंड एडजॉइंट A इंटू बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। यही हमने लिखवाया था, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसी को, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे A को 0 के इक्वल मान के चल रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और बट अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तब इसका सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन